हेलो दोस्तों, स्टूडियो विथ जीनियस में आप सभी का स्वागत है। जय राम जी की जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सभी को मालूम है साथियों, स्टूडियो विथ जीनियस हमेशा आप लोगों के लिए ही काम कर रहा है। और आज हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। और चैप्टर नंबर 8 में जैसा कि मैंने वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था, अक्षीय स्थिति का व्यंजक उत्पन्न करा था, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, उसी तरह से हम यहाँ पर एक मरदफा फिर दंड चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, है ना। अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल या बार मैग्नेट के कारण ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन के लिए, कौन सा ब्रॉड साइड ऑन कंडीशन के लिए डेरिवेशन जो है हमें निकालना है, तो वो डेरिवेशन हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी को क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो कोई बात नहीं, अन्यथा हमारे कमेंट बॉक्स में आपको जो है हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा कि किसी दंड चुंबक के कारण चुंबकीय किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें ज्ञात करना है ना। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम इसके आंसर पर जाएंगे और हम जो है वर्क करना प्रारंभ करते हैं। देखो, जिस तरह से ये चुंबक रखा है ना, चुंबक का ये एक अक्ष था, तो इस अक्ष को कहेंगे अक्षीय स्थिति में। जब हम इस चुंबक से क्या करते हैं, इस चुंबक से इसके अक्ष के विपरीत जाते हैं, मतलब या तो यहाँ पर या यहाँ पर, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, निरक्षीय स्थिति कहलाती है ना। मैं आप लोगों के लिए जो डायग्राम है यहाँ पर बना देता हूँ, क्योंकि आजकल में जो भी है उसके बारे में लिखवाना है वो आप लोगों को मैं नोट नहीं करता हूँ बोर्ड पर। उसका कारण ये है कि आप लोग अब तो सीख गए होंगे, है ना, क्योंकि इतने दिनों से क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये हम मान लेते हैं एक मैग्नेट है ना, ये मान लेते हैं इस मैग्नेट का साउथ पोल है, इस मैग्नेट का ये जो है नॉर्थ पोल है, और इसी NS को मैं NS पॉइंट भी नाम दे देता हूँ। ये हो गया उसका एक्सिस, है ना, क्या हो गया, उसका एक्सिस हो गया। अब मान लेते हैं प्रभावी लंबाई कितनी हो गई, प्रभावी लंबाई हो गई 12, है ना। अब निरक्षीय स्थिति में मान लो यहाँ पर कोई वस्तु जो है रखी हुई है, तो मान लेता हूँ इसके सेंटर से इसकी दूरी होगी D, ठीक है। तो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, है ना। ठीक है, ये हो गया पॉइंट P, है ना। ये हो गया मेरा पॉइंट O, जो कि सेंटर है, सेंटर से D दूरी पर जो है चुंबकीय ये रखा है। तो देखिए, मान लेता हूँ, है ना, जो ये B है, इसके कारण N के कारण मान लेते हैं इस पर कोई एक तीव्रता लग रही और वो है दूर जा रही है, ले जा रही, मान लो इसको दे दिया B1। सेम सी वो यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो गया, तो ये हो गया B1। अब देखना, ये जो परिणामी है इसके साथ B1 क्या बना रहा, थीटा। तो जब हम ऐसे कंपोनेंट का जब हम करते हैं, क्या करते हैं, जब इन कंपोनेंट का जो करते हैं हम, जैसे ये एंगल के साथ है तो एंगल के साथ निकालते हैं, एंगल के साथ रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका एंगल के साथ क्या आ जाता है, वो आ जाता है कोस थीटा। तो ये हो जाएगा B1 कोस थीटा, दो घटकों में विभाजित हो जाता है ना। और जस्ट इसके विपरीत आ जाएगा, वो आ जाएगा B1 साइन थीटा, है ना साथियों। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मान लेते हैं कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा, मतलब दूर ले जा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा, तो हो सकता है ये अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा हो। जब ये अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा और जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा, ये मान लेता हूं मैं B2 है, B2 cos थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक घटक क्षैतिज घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, B2 साइन थीटा।
ठीक है, ये मैंने इन दोनों को घटकों में जो है विभाजित कर दिया, है ना। आगे समझ में, सबके नाम भी दे दिए, अब सब क्लियर हो गया होगा। तो साथियों इसके बारे में ऐसे लिखेंगे हम कि उक्त चित्र में माना कि एक दंड चुंबक NS जिसके केंद्र O से D दूरी पर बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि दंड चुंबक NS की प्रभावी लंबाई 2L है ना। प्रभावी लंबाई क्या है? प्रभावी लंबाई 2L है, 2L है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो ध्रुव N के कारण बिंदु P पर क्या आ गई? तीव्रता। S के कारण P पर जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी B1 = μ0/4π m/d²। अब देखना दूरी कौन सी हो जाएगी? N और P, तो क्या लिख देंगे हम? NP²। ये हो गई समीकरण 1। कहाँ से आया ये आया है कि B = μ0/4π m/d² से, ठीक है। उसी तरह से फिर लिखेंगे हम ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं, उसको मान लिया हमने B2, तो वो क्या हो जाएगा? μ0/4π m/sp², है ना। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा इक्वेशन समीकरण 1 समीकरण 2 हो गई। फिर उसके बाद लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम कि अब संपूर्ण चुंबक के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसमें B1 एवं B2 अपने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में विभाजित हो जाते हैं, है ना। तो B1 sin थीटा एवं B2 sin थीटा एक दूसरे से विपरीत दिशा में काम करते हैं, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। जबकि B1 cos थीटा और B2 cos थीटा बोले तो B1 B2 के क्षैतिज घटक एक ही दिशा में काम करेंगे। तो अब संपूर्ण विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में काम करेंगे, तब, है ना, तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा क्या हो जाएगी? B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, है ना। ठीक है, आप लोगों को लिखना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या करा? मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम के बारे में कुछ नोटेशन लिखा
कि उक्त चित्र में माना कि एक दंड चुंबक NS जिसके केंद्र O से D दूरी पर बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि प्रभावी लंबाई दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई 2L है ना। तब चूंकि ध्रुव N के कारण बिंदु पर P तीव्रता हम B1 निकालेंगे। B1 = μ0/4πm/np²। कहाँ से आया? इस डेरिवेशन। उसी तरह ध्रुव S के कारण मैंने तीव्रता निकाली B2। अब क्या कहेंगे हम कहेंगे कि अब संपूर्ण चुंबक के कारण बिंदु P पर अगर हमें परिणामित तीव्रता निकालनी है तो B1 एवं B2 अपने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित हो जाते हैं। B1 एवं B2 के ऊर्ध्वाधर घटक B1 sin थीटा B2 sin थीटा एक दूसरे से विपरीत है, तो ये एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, ठीक है। जबकि क्षैतिज घटक B1 cos थीटा B2 cos थीटा जो है एक ही दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए परस्पर क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से आएगी? B = B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं समीकरण 1 व 2 से इनकी वैल्यू जो है पुट कर रहा हूं इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा? B = μ0/4π प्लस μ0/4π ठीक है। चूंकि चित्र से क्या है स्पष्ट है कि NP बराबर क्या हो जाएगा? SP। क्या हो जाएगा? NP = SP, है ना। तो दोनों में सेम वैल्यू रख दूंगा मैं, तो B = क्या हो जाएगा? आ गया। मैंने एक स्टेप कम कर दिए, दोनों जगह SP आ जाएगा तो सेमस डेरिवेशन बन जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ तक मुझे लगता है कि नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा करके जो है अब हम आगे के डेरिवेशन पर जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे हम? आगे के डेरिवेशन पर, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया होगा, तो मैं क्लियर करता हूँ। तो देखना, त्रिभुज OSP में है। OSP में क्या कर रहा हूं मैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम सोल्व करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय में आप लिखिएगा क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब SP² = लंब D, है ना। है ना। अब इनकी जब मैं वैल्यू पिट करता हूं तो ये हो जाएगा SP² O2P को मैंने क्या माना है? D² प्लस ये होल्स कंप्लीटली 2L है, तो ये कितना होगा? ये सिंपल L होगा, तो L², तो SP² बराबर हो जाएगा D² प्लस L², है ना। D² प्लस L²। अब देखना, इसी में ट्रायंगल OSP में कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे क्या होता है?
तो आधार को क्या कहते हैं हम? बेस कहते हैं। आधार बटे क्या होता है? आधार बटे होता है कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण मतलब हाइपोटेंशियल, है ना। हाइपोटेंशियल की बात करें, बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपन हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? OS। क्या हो जाएगा हमारा? OS। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा SP। तो जब cos थीटा की मैं वैल्यू निकालूंगा, इसे इक्वेशन 3 नाम दे देना साथियों। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? L/SP की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगी √D² + L², है ना। अब यहाँ तक आप लोगों को मैंने SP² की और cos थीटा की जो वैल्यू है वो निकाल ली है। अब वो मैं इक्वेशन 3 में क्या करूँगा? उनको मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगा, है ना। तो ये डायग्राम भी नोट हो गया होगा, तो हमने मिटा दिया। देखना, समीकरण 3 में SP² व cos थीटा का मान रखने पर जब हम वैल्यू रख देंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0/4π2m, है ना। cos थीटा की वैल्यू रख रहा हूं मैं, 2m SP की रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगी SP की? D² + L², है ना। ठीक है साथियों, ये रख दी। cos थीटा की जब मैं वैल्यू रख रहा हूं तो वो हो जाएगी L/D² + L² का अंडर, ठीक है। 2ml इक्वल टू कैपिटल M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ध्रुव प्रबलता एवं बीच की दूरी। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0/4π, तो ये हो जाएगा कैपिटल M। और देखो, ये है घात 1 और ये है 1/2। घात 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। मतलब 1 और आधा जुड़ता है तो कितना हो जाता है? 1.5, है ना। और वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो उक्त व्यंजक है यही हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है प्रदर्शित करेगा। पर माना कि हम ऐसा मान रहे हैं, हम क्या मानते हैं? हम ऐसा मान रहे हैं कि यदि चुंबक क्या हो? अल्प या छोटा हो तो क्या हो जाएगा? L जो है हमारा बहुत छोटा हो जाएगा कंपैरिजन टू D। तो हम L का फिर लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में? B इक्वल टू μ0/4π, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल M अपॉन D²3/2। ऐसी स्थिति में स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो B इक्वल टू μ0/4π m/d³, ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो साथियों अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन आ चुका है निरक्षीय स्थिति के डेरिवेशन में। और अक्षीय स्थिति के डेरिवेशन में अगर आपसे कॉम्प्रोमाइज पूछता है तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पर क्या था? 2 था। क्या था यहाँ पर? 2 था। मतलब हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो दुगुनी लगेगी और निरक्षीय स्थिति में आधी लगेगी, है ना। अगर आपसे डेरिवेशन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की
जो है अक्षीय निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है की तुलना कीजिए या बताइए, या किसी तरह का कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आए तो आप क्लियर कर सकते हो कि अक्षीय स्थिति इज इक्वल टू 2 इंटू निरक्षीय स्थिति, है ना, क्योंकि उसमें 2 का मल्टीपल हुआ था। ठीक है, आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द ही जो है पेंटैप से भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और रेगुलरली। साथियों क्या है, जब पेंटैप से क्लासेस बनेगी तो रेगुलरली चलेगी और अच्छे वे में चलेगी, है ना। तो आप लोगों को क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों से अगर किसी को हेल्प मिलती है तो अपने दोस्तों को जो है आप लिंक भेज सकते हो, उसे कह सकते हो कि आप यहाँ पर स्टडी विद जीनियस पा जाइए और पढ़ लीजिए। और क्लास अच्छी लगी तो ही लाइक करें, वरना आप देख कर ही चले जाएं, है ना। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, है ना साथियों। स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़े रहने के लिए आपको और क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री महाकाल।